ये तीनों इंडिविजुअल एचयूएफ फर्म कंपनी वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। रेजिडेंट की भी आगे 2 वैरायटीज़ हैं। एक होता है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट, दूसरा रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। ये 2 वैरायटी हैं इसमें। नॉन रेजिडेंट सिंगल कैटेगरी है तो अगर आपका कुछ कंडीशंस है यू हैव टू फुलफिल, तो अगर वो कंडीशंस फुलफिल करके आपका रेजिडेंट आंसर आता है तो फिर हम आगे देखते हैं कि वो ऑर्डिनरली रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। और दूसरा जो रेजिडेंशियल स्टेटस में हम दूसरा पार्ट है, पार्ट बी, उसमें हम इनकम को सॉल्व करते हैं। विच इनकम इज टैक्सेबल टू रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट। तो हमें लिस्ट ऑफ इनकम्स दी होगी, तो हमने ये देखना है कौन सा रेजिडेंट को टैक्स लगेगा, किस इनकम के ऊपर ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को, और किस इनकम के ऊपर नॉन रेजिडेंट को। ठीक है, तो ये चैप्टर 2 हिस्से में बटा हुआ है। आज हम फर्स्ट पार्ट इसका करेंगे, इंडिविजुअल एचयूएफ फर्म कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस। सबसे पहला है रेजिडेंट। रेजिडेंट को 2 कंडीशंस फुलफिल करनी है। An individual is said to be resident in India in any previous year if he satisfies any one of the following कंडीशंस। तो यहाँ पे एनी वन, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल कर दे तो वो रेजिडेंट कहलाएगा। अब ये कौन सी 2 कंडीशंस हैं? पहली है ही हैज़ बीन इन इंडिया मोर देन इक्वल टू 182 डेज। वो इंडिया में 182 डेज या उससे ज़्यादा रहा है। और अगर ये नहीं तो फिर ये दूसरी उसके पास कंडीशन है, ड्यूरिंग 4 years इमीजिएटली प्रीसीडिंग 4 year इमीजिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर से पिछले 4 साल। 4 year इमीजिएटली प्रीसीडिंग प्रेजेंट ईयर, more than equal to 365 days, plus in previous year more than equal to 60 days। तो जैसे हमारा ईयर है 2023-24 और उससे पहले 22-23, 21-22, 20-21, 19-20। तो प्रेजेंट हमारा प्रीवियस ईयर है 23-24 में उसको 60 डेज मोर देन इक्वल टू 60 डेज होना चाहिए। और उससे पिछले 4 साल प्रीवियस ईयर को छोड़ के इमीडिएटली प्रीसीडिंग 4 year, और ये कंटिन्यूसली 4 साल होने चाहिए, ब्रेक्स में नहीं। तो कंटिन्यूसली पिछले 4 साल वो मोर देन इक्वल टू 365 डेज इंडिया में रहा है। तो इन टोटलिटी 4 साल का टोटल देखना है।
प्रीवियस ईयर में वो 60 डेज या उससे ज़्यादा रहा है, और पिछले 4 साल प्रीवियस ईयर को छोड़ के पिछले 4 साल वो 365 डेज या उससे ज़्यादा रहा। ठीक है, तो पहली वाली थी, अगर वो प्रीवियस ईयर में मोर देन इक्वल टू 182 डेज रहा है, फिर आपको पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्रीवियस ईयर में ही वो 182 डेज रहा है तो फिर पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो प्रीवियस ईयर में 182 डेज से कम रहा है, फिर आप सेकेंड कंडीशन को चेक कर सकते हो। तो अगर सेकेंड कंडीशन फुलफिल हो रही है तो मतलब वो रेजिडेंट है। अब इसके कुछ नोट्स हैं। नंबर 1, रेजिडेंशियल स्टेटस इज डिटर्मिन्ड एवरी ईयर। ये हर साल हम देखते हैं। तो एक इंडिविजुअल जितनी बार उसकी हर साल टैक्स लगता है, तो हर साल हम पहले उसका रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करेंगे। अगर वो इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया आता जाता रहता है तो हमें उसका रेजिडेंशियल स्टेटस देखना है। तो रेजिडेंशियल स्टेटस इज डिटर्मिन्ड एवरी ईयर। बिकॉज it depends upon number of days you stayed in India. Number 2, it is not necessary that period of stay मस्ट बी कंटिन्यूस। ज़रूरी नहीं है कि ये कंटिन्यूस पीरियड हो। और एक्टिव, एंड नाइदर इट इज essential that stay should be at usual place of residence। अब जैसे हमने कहा है कि 182 डेज प्रीवियस ईयर में 182 डेज होने चाहिए, तो 182 डेज ज़रूरी नहीं कि एक बार में आया और 182 डेज पूरे ही करेगा, नहीं, वो आ जा सकता है। आया 2 महीने रहे, मई जून में 20 डेज रह के गया, फिर अगस्त में आ गया, फिर अक्टूबर में आ गया, फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तो ऐसे वो टुकड़ों में भी आ सकता है और ज़रूरी नहीं एक ही जगह पे रहे, वो अपनी जगह बदल सकता है। तो ये रेजिडेंशियल स्टेटस का है, ठीक है। और जब 60 डेज़ वाला है तो 60 डेज़ प्रीवियस ईयर में वो मोर देन इक्वल टू 60 डेज़ रहेगा जैसे मर्जी, और पिछले 4 साल 4 ईयर्स में वो जैसे मर्जी वो आ जा सकता है। लेकिन हमें टोटल 365 डेज़ देखने हैं कि उसका जो टोटल स्टे है वो मोर देन इक्वल टू 365 डेज़ होना चाहिए। है मैम जो 60 डेज हैं वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्रीवियस ईयर में 6 मोर देन इक्वल टू 60 डेज। आपकी आवाज कट रही है। 60 मैम। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हम जैसे ये 60 डेज है ना, ये पिछला उसके पूरे 60 डेज है ना, प्रीवियस ईयर के जो पहले साल है 4 साल इकट्ठे वो 365 डेज होने चाहिए ना? हाँ हाँ, 365 डेज। ठीक है मैम। Number 3, while counting number of days, both date of arrival and डिपार्चर हमने दोनों काउंट करनी है। जिस दिन आया और जिस दिन गया वो भी हमने बीच में काउंट करने, क्योंकि यहाँ पे हमें डेज काउंट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो जिस दिन आया और जिस दिन गया
आर कंसिडर, अराइवल एंड डिपार्चर दोनों आपने कंसिडर करने हैं, आर कंसिडर टू बी इन इंडिया। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो फिर हम मानेंगे कि वो रेजिडेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इफ़ वन ऑफ द कंडीशन इज़ फुलफिल्ड, क्योंकि यहाँ पे बीच में और है तो कोई भी एक कंडीशन फुलफिल कर सकते हो। इफ़ वन ऑफ द कंडीशन इज़ फुलफिल्ड देन रेजिडेंट, उसको हम बोलेंगे रेजिडेंट। इफ़ नॉट देन नॉन रेजिडेंट, फिर वो नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। ठीक है, तो अगर बेसिक, ये बेसिक कंडीशंस है, तो बेसिक कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो वो रेजिडेंट है, और अगर बेसिक कंडीशंस फुलफिल नहीं होती तो वो नॉन रेजिडेंट है। ठीक है, और अगर वो रेजिडेंट हुआ फिर हमें उसके आगे चेक करना है कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, तो उसकी अपनी कंडीशंस है। तो पहले हम इसके ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। अब जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 2018-19 में 100 डेज मिस्टर एक्स रहा है, प्रीवियस ईयर है हमारा 19-20, 2019-20 हमारा प्रीवियस ईयर है, और इस दिन भी 100 डेज रहा है। उससे पहले भी वो हर साल 17-18, 16-17, 15-16 100 डेज रहा है। तो अब हमें देखना है कि वो रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। अब पहले तो हमारी जो पहली कंडीशन है वो थी 182 डेज वाली, मोर देन इक्वल टू 182 डेज प्रीवियस ईयर में। तो हमारा प्रीवियस ईयर है 19-20, लेकिन यहाँ पर तो लेस देन 182 डेज रहा है, तो इसलिए इसके ऊपर फर्स्ट कंडीशन नहीं लग सकती। तो हम अब और वाला पार्ट चेक करते हैं, जिसमें हमने देखना है कि वो प्रीवियस ईयर में मोर देन इक्वल टू 60 डेज प्लस लास्ट जो 4 ईयर्स हैं उसमें मोर देन इक्वल टू 365 डेज वो यहाँ पे इंडिया में स्टे हुआ है। तो अब प्रीवियस ईयर हमारा जो 19-20 है उसमें वो रहा है मोर देन इक्वल टू 60 डेज, तो यस प्रीवियस ईयर में मोर देन इक्वल टू 60 डेज रहा है, और उससे पिछले 4 साल में वो 365 डेज से ज़्यादा, तो ये टोटल 400 बनते हैं, तो यस ये भी कंडीशन फुलफिल होगी। ठीक है, तो आपने पहले ये लिखना है, to determine the residential status, one should stay in India for more than 182 days in previous year, or 60 days, more than equal to 60 days in previous year, and more than equal to 365 days in the preceding previous years, in the previous year immediately preceding the current previous year. If both the conditions are fulfilled तो वो resident कहलाएगा। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन है। इन फॉलोइंग केसेस in order to determine the residential status, only first condition is to be satisfied। तो कुछ कैटेगरी ऑफ पीपल है जिनको, वैसे तो सबके पास 2 ऑप्शन है, पहला 182 डे वाला और दूसरा ऑप्शन है ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है, ये नहीं तो आपके पास एक 2 ऑप्शन है। लेकिन कुछ कैटेगरीज हैं जिनको ये सेकंड ऑप्शन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, उनको बस फर्स्ट ऑप्शन ही मिला हुआ है। अगर वो फर्स्ट ऑप्शन पूरा कर देते हैं तो फिर वो रेजिडेंट है, नहीं करते तो वो नॉन रेजिडेंट है। तो ये वो कैटेगरीज ऑफ पीपल हैं जिनको बस एक ही ऑप्शन मिला हुआ है, 2 अल्टरनेटिव्स नहीं मिले हुए। तो इसमें आ जाते हैं
इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया for the purpose of employment outside India. For the purpose of employment outside India. आप अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको कोई वो मिला हुआ था, प्रोजेक्ट मिला हुआ था बाहर कंट्री का, तो आप उस पर्पस के लिए बाहर गए हुए हो। वैसे आप इंडियन सिटीज़न हो, लीव इंडिया को लीव करा है लेकिन एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए नहीं, एम्प्लॉयमेंट के पर्पस के लिए, मतलब आपकी जॉब इंडिया में है लेकिन किसी काम से आप बाहर गए हुए हो, तो अगर ऐसा काम है तो फिर आपको सिर्फ फर्स्ट कंडीशन ही ऑप्ट करनी है, ठीक है। तो नॉट फॉर टेकिंग एम्प्लॉयमेंट बट फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट इंडिया में भी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है, ठीक है। तो जैसे कोई फॉरेन असाइनमेंट मिली आपको, तो फिर उस केस में आपको सिर्फ एक ही कंडीशन फुलफिल करनी है। दूसरा, इंडियन सिटीजन हु लीव्स इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप। तो इंडियन शिप आप चला रहे हो, तो इंडियन शिप जो है कितने कितने टाइम तक दूसरी कंट्री में रहती है वापस आने के लिए, तो कई बार उनको टाइम लग जाता है। तो ऐसी शिप्स भी है, अगर आप उसके क्रू मेंबर हो तब भी आपके ऊपर फर्स्ट कंडीशन ही एप्लीकेबल है, सेकंड ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो ये दो केसेस हैं जिसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, आपको 60 डेज़ एंड प्लस 365 डेज़ वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ ये 182 डेज़ वाली ही कंडीशन फुलफिल कर सकते हैं। एक बार इसको पहले ट्राई करो, क्या आएगा। ओके मैम।
क्या है आंसर? मैम ये फर्स्ट क्वेश्चन है, वो इंडिया लेफ्ट किया हम्म, जॉब पर्पस के लिए या वैसे ही? वैसे ही। ओके, पहले तो फिर नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। यस, नॉन रेजिडेंट। सेकंड, मैं अभी बताती हूँ। रेजिडेंट आएगा। कितना ये रेजिडेंट इंडिविजुअल? हाँ जी, रेजिडेंट आएगा ना सेकंड वाला। हाँ, रेजिडेंट। ठीक है, तो इसमें आपके नंबर ऑफ डेज कितने बनते हैं टोटल? अप्रैल से लेके इसमें 182 से 188 डेज बन रहे हैं। मैम हाँ जी, ठीक है, ठीक है। तो जिस दिन आया और जिस दिन गया, तो मतलब 5 अक्टूबर भी आपने काउंट करना है। 5 अक्टूबर भी आपका 5 डेज अक्टूबर के आ जाएंगे, और बाकी क्योंकि स्टार्टिंग से ही है अप्रैल से, तो अप्रैल के 30 डेज, मई के 183 आ गए पहले। 31, हाँ ठीक है, तो 188 डेज आपके टोटल हो गए। ठीक है, तो ये हाँ था जी। आपका पहला पार्ट। अब जब आपका आंसर रेजिडेंट आया, तो अब हमने चेक करना है कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो उसकी दो कंडीशंस हैं। रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। कंडीशंस, अब इसमें उसको दोनों कंडीशन फुलफिल करनी है, बोथ द कंडीशंस। पहला, वो रेजिडेंट इन एनी 2 out of 10 years preceding the relevant previous year। अब प्रीवियस ईयर तो हमने चेक कर लिया उसका कि वो रेजिडेंट है। अब ये देखने के लिए भी वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है कि नहीं, तो हम पीछे जाएंगे, पिछले 10 सालों को चेक करेंगे। तो ये हमारा प्रीवियस ईयर है 23-24, उससे पिछले 10 साल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 साल। इन 10 सालों में वो किसी भी एनी 2 ईयर्स उसका स्टेटस रेजिडेंट रहा है। तो स्टेटस रेजिडेंट रहने के लिए ऑब्वियसली उसको फिर से किसी भी साल में, किसी भी 2 साल में 182 डेज वाली कंडीशन फुलफिल करनी है, और 60 डेज
प्लस 365 डेज वाली कंडीशन फुलफिल करनी है। तो करंट ईयर में जब वो रेजिडेंट आया तो फिर पिछले 10 सालों में किसी भी एनी 2 ईयर, ज़रूरी नहीं कि कंटिन्यूसली हो, कोई भी 2 साल वो रेजिडेंट डिक्लेयर हुआ है इंडिया में, तो हम उसको रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट मानेंगे। प्लस टोटल स्टे, ये तो हमने किसी भी 2 साल देखा है, अब हम टोटल स्टे भी देखेंगे। टोटल स्टे इन इंडिया इन लास्ट 7 years प्रीसीडिंग द, मतलब प्रीवियस ईयर को छोड़ के उससे पिछले, प्रीसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, प्रीसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर इज मोर देन इक्वल टू 730 डेज। तो उसका जो टोटल स्टे है वो मोर देन इक्वल टू 730 डेज होना चाहिए। तो ये पिछले 7 साल है, तो प्रीवियस ईयर को छोड़ के उससे, कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। हाँ जी, दोनों, ये वाली कंडीशन ईयर्स में है और ये वाली कंडीशन डेज में है। तो 2 साल और उन 2 साल में टोटल डेज 730 डेज से ऊपर होने चाहिए। तो अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तो फिर वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होएगा। अगर नहीं कंडीशन फुलफिल होती तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगा। तो मतलब रेजिडेंट तो है लेकिन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, अब जो हम क्वेश्चन कर रहे थे आप इसी की कंटिन्यूटी में हम देखो, तो वो ही कम्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन April 16, 2020 ड्यूरिंग हिज स्टे इन इंडिया अप टू 5 अक्टूबर 2022। तो अब हम अगर पिछले देखें 2022-23 में, बाईस तेईस में उसके 188 डेज हो गए, तो ये ठीक है। अब पिछले 10 सालों में देखो 21-22, 19-20, 20-21, 19-20, 18-19, 17-18, 16-17, 15-16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो पिछले 10 साल। अब वैसे भी वो आया ही फर्स्ट टाइम कब है, April 16, 2020 को यहाँ पर आया है। तो तो इस 2 सालों में वो पूरा ही रहा है 182 डेज। तो यहाँ पर भी वो रेजिडेंट है और रेजिडेंट है। तो 20-21 और 21-22 में वो मोर देन 182 डेज रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही आ गया, April 16 में आ गया, तो पूरा साल 2 साल पूरे कंप्लीट करें। अब दूसरी जो कंडीशन है कि उसका टोटल जो पिछले 7 साल है, 1 2 3 4 5 6 7, जो पिछले 7 साल है उसमें उसका टोटल 730 डेज भी हमने बनाना है। तो इस साल उसका बनता है 365 में से हम अप्रैल के 16 दिन निकाल देते हैं, 15 दिन निकाल देते हैं, अप्रैल के 15 दिन निकाल दो क्योंकि 16 तो काउंट होएगा। 350 डेज अप्रैल के प्लस 365 डेज 2022 के, तो 715 दिन। 715 दिन। अब क्योंकि वो 15 दिन से रह गया तो अब वो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो रेजिडेंट तो है बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए।
चलो ट्राई करो। क्वेश्चन नोट हो गया था? मैम हाँ जी। मैम हम्म मैम इसका एक बार दोबारा सॉल्व मैं इससे तो बता दूंगी कि रेजिडेंट है Ex a foreign national not being a person of Indian origin come to India for the first time on April 15, 2018। तो वो 2018 में आया है और 18-19 में उसका स्टे है 130 डेज, 19-20 में उसका स्टे 80 डेज, 20-21 में उसका स्टे है 13 डेज, 21-22 में उसका 22-23, 210 एंड 75। अब पहले तो 22-23 में देखते हैं। 22-23 में जो उसका प्रीवियस ईयर है, तो प्रीवियस ईयर में अब उसकी सेकंड वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, मोर देन 60 डेज वाली। ठीक है, अब हम देखेंगे उसके साथ साथ उसको पिछले 4 सालों में 365 डेज वाली भी कंडीशन फुलफिल करनी है। तो 130 + 80 + 13 + 210, तो 433 डेज बन रहे हैं। तो उसने दोनों ही कंडीशन फुलफिल कर ली, सेकंड ऑप्शन वाली। तो अब वो रेजिडेंट तो हो गया, क्लियर रेजिडेंट है। अब नॉन रेजिडेंट के लिए उसको फिर से किसी भी पिछले 2 साल में कंडीशन फुलफिल करनी है। तो एक तो 21-22 में वो रेजिडेंट हो गया क्योंकि यहाँ पर वो 182 डेज से ज़्यादा दिन रहा है, और दूसरा
अब क्योंकि उसके पास 60 डेज किसी 182 डेज तो किसी में भी नहीं है, 60 डेज है, लेकिन 60 डेज के साथ साथ पिछले 365 डेज नहीं कंप्लीट हो रहे, तो इसलिए वो रेजिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर उसके में पिछले सालों में कंप्लीट हो जाए ना 60 डेज और 365 डेज भी, हाँ, हाँ। 10 सालों में, मैं बता, साथ वाला पॉइंट था ना टोटल स्टे वाला 73 डेज वाला, वो कैसे काउंट करना है? टोटल स्टे पिछले 7 सालों में, तो ये टोटल कर लो बस, ये वाला टोटल 130 प्लस 60, तो ये तो हमने करा ही हुआ है 433, तो ये भी कम है 7 जितने भी दिन है, क्योंकि वो तो आया ही फर्स्ट टाइम। वैसे हमने 7 ईयर्स लेने हैं, यहाँ पर अवेलेबल ही आपके पास 4 साल है, तो 4 सालों का टोटल भी पूरा नहीं पड़ रहा। ठीक है, अगर ये 10 सालों वाला पूरा पड़ रहा है ना, फिर हम उसे देखेंगे ना 73 वाला। हाँ, तो पहले तो हमें किसी 2 सालों में उसको रेजिडेंट डिक्लेयर करना है, लेकिन वो पहले तो रेजिडेंट ही डिक्लेयर नहीं हो रहा 2 सालों में, पिछले 2 सालों में। तो 1 साल तो हो रहा है 21-22 में, क्योंकि वहाँ पर 182 डेज से ज़्यादा है, लेकिन उससे पिछले सालों में किसी में भी 182 डेज नहीं है। अगर 182 डेज नहीं है तो आप 60 डेज वाला ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी आपको प्लस 365 डेज भी देखने पड़ रहे हैं, तो वो भी नहीं है। आया समझ? मैम यस मैम, आ गया। बाकी इसके मैं क्वेश्चंस आपको सेंड करूँगी प्रैक्टिस करने के लिए। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आगे इसमें एक छोटे छोटे पॉइंट्स हैं और अच्छा, जो हमने 2 एक्सेप्शन करी थी कि जिसमें 182 डेज वाले ही ऑप्शन लगेगा, एक तो था क्रू मेंबर वाला, दूसरा ऑप्शन था एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए गया है, एक उसमें तीसरा ऑप्शन भी ऐड कर लो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, तीसरा है इंडियन ओरिजिन। अगर कोई इंडियन ओरिजिन है, इंडियन ओरिजिन का क्या मतलब है? इंडियन ओरिजिन मतलब जिसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। अगर पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में बोर्न हुए हैं तो वो इंडियन ओरिजिन माना जाता है। तो ये भी उसकी एक्सेप्शन के बीच में आएगा। ओके मैम। ठीक है, और एक इसमें एक्सेप्शंस है, even if an individual satisfies none of the 2 basic conditions। हमने जब बेसिक कंडीशंस देखी 182 डेज वाली और 60 प्लस 365 डेज वाली, जब हमने वो देखी तो क्लियरली वो नॉन रेजिडेंट डिक्लेयर हो रहा था, लेकिन लॉ ने कहा है कि हम आपको ये कुछ पर्टिकुलर बता रहे हैं केसेस जिसमें अगर वो नॉन रेजिडेंट भी डिक्लेयर हो रहा है लेकिन फिर भी हम उसको रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट मान के चलेंगे। तो ये लॉ मान के चलेगा कि वो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, इवन दो कि वो उसकी जो बेसिक कंडीशंस है वो फुलफिल नहीं हो पा रही। तो इवन इफ एन इंडिविजुअल सेटिस्फाइज नन ऑफ द 2 बेसिक कंडीशंस, he is
deemed to be resident but not ordinarily resident. तो पहला इसमें है, फर्स्ट एक्सेप्शन है, ही इज़ एन इंडियन सिटीज़न, वो इंडियन सिटीज़न है। दूसरा, हिज टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस, तो बाहर जो उसकी इनकम है उसको छोड़ के इंडिया में ही उसकी इनकम एक्सीड्स ₹15 लाख ड्यूरिंग रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर में उसकी इंडिया में इनकम आया, वो हफ्ते के लिए, लेकिन इनकम 15 लाख कमा के जा रहा है, तो गवर्नमेंट कहती है तो चाहे आप नॉन रेजिडेंट हो लेकिन फिर भी हम आपको रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट मान के चलेंगे, डीम्ड है 15 लाख ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। एंड सी, उसने उस इनकम के ऊपर टैक्स पे नहीं करा है किसी भी कंट्री में, ही इज नॉट liable to tax in any other country or territory। ठीक है, तो उसके ऊपर कहीं पर भी उसने टैक्स पे नहीं करा है, मतलब एक टैक्स फ्री इनकम है इंडिया में और उसके ऊपर कहीं भी टैक्स पे नहीं हुआ है, तो हम उसको जो है रेजिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट माने जाएंगे। तो ये तब होएगा जब आप वैसे जब हम कंडीशंस फुलफिल कर रहे हैं तो आप नॉन रेजिडेंट निकल रहे हो, तो नॉन रेजिडेंट को इंडिया में ज़्यादा टैक्स नहीं लगता, 1-2 इनकम पर ही लगता है। लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप नॉन रेजिडेंट वैसे डिक्लेयर हो रहे हो लेकिन आपकी इनकम जो है अदर देन फॉरेन इनकम 15 लाख को एक्सीड कर रही है, तो हम मान के चलेंगे कि आप रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है फॉरेन सिटीज़न की, फॉरेन, क्योंकि यहाँ पर हमने लिखा है ही इज़ एन इंडियन सिटीज़न, लेकिन अगर वो फॉरेन सिटीज़न है फिर ये एप्लीकेबल नहीं, इंडियन सिटीज़न होना ज़रूरी है, सिटीज़नशिप इंडिया की होगी तभी। और सिर्फ ये जो इनकम है वो टैक्सेबल इनकम होनी चाहिए, एग्जम्प्ट इनकम नहीं, टैक्सेबल इनकम होनी चाहिए। और एक इसमें दूसरी एक्सेप्शन है, नंबर 2, अब इसमें 4 कंडीशंस फुलफिल करनी है। एन इंडिविजुअल शैल बी deemed to be resident but not ordinarily resident in India if we satisfy the following 4 conditions. He is an Indian citizen या इंडियन ओरिजिन है, बी, उसकी जो टोटल इनकम है, हिज टोटल इनकम, वही अदर देन फॉरेन इनकम, मोर देन
15 लाख है ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। सी, वो इंडिया में आया, ही कम्स टू इंडिया ऑन अ विजिट ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। एंड डी, वो इंडिया में, ही इज इन इंडिया फॉर 120 days or more, but less than 182 days। तो इंडिया में वो रहा 182 डेज से ज़्यादा, लेकिन 182 डेज से कम, 120 डेज से ज़्यादा, 182 डेज से कम ड्यूरिंग रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। एंड प्लस, अब एक और कंडीशन है, एंड 365 डेज और मोर, मतलब मोर देन इक्वल टू 365 डेज ड्यूरिंग 4 years immediately preceding the relevant previous year। तो एक तो हमें देखना है 120 डेज, वैसे हम 182 डेज या 60 डेज ले रहे थे, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है जिसकी इनकम 15 लाख से ऊपर है। वैसे तो वो नॉन रेजिडेंट डिक्लेयर हो रहा है, लेकिन कुछ लोग जो है नंबर ऑफ डेज छुपा के, क्योंकि वहाँ पर हमने बात करी थी इंडियन सिटीज़न जो यहाँ पर नहीं आए हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, वो आ जाते हैं, उनको है कि नहीं आ रहे तभी हमें टैक्स लगा रहे हैं, तो हम एक बार इंडिया में चक्कर लगा जाते हैं, लेकिन वो 182 डेज भी कंप्लीट नहीं करते कि हमें नॉन रेजिडेंट डिक्लेयर कर दें। लेकिन गवर्नमेंट कहती है हम आपको फिर भी पकड़ लेंगे, आपका नंबर ऑफ स्टे हम देखेंगे, अगर 120 डेज या उससे ज़्यादा है एंड प्लस पिछले 4 सालों में 365 डेज या उससे ज़्यादा है, तो फिर हम आपको रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट डिक्लेयर करेंगे। अब नेक्स्ट आपका है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए एचयूएफ का रेजिडेंशियल स्टेटस। मेन जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो इंडिविजुअल का ही है, बाकी जो है एचयूएफ फर्म कंपनी इनका सिंपल है। अब एचयूएफ रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट कब होती है? एचयूएफ रेजिडेंट तब होएगी अगर उसका जो कंट्रोल है
रेजिडेंट अगर उसका जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ HUF इज होली इन इंडिया, इंडिया में है, होली इन इंडिया, या पार्टली इन इंडिया। तो उसका जो कंट्रोल है वो या तो पूरी तरह से इंडिया में है, मतलब उसको जो चलाना है, उस बिजनेस को चलाना है वो पूरी तरह इंडिया से चलाया जा रहा है, या पार्शली इंडिया में चलाया जा रहा है। तो इस केस में तो हम यहाँ पे कंट्रोल देखेंगे। तो अगर कंट्रोल इंडिया में है तो फिर वो रेजिडेंट कहलाएगा, और अगर नहीं, इफ़ आंसर इज़ नो, अगर कंट्रोल होली आउटसाइड इंडिया है, होली आउटसाइड इंडिया, तो फिर वो नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। तो HUF के केस में हम कंट्रोल देखते हैं। इन इंडिया कंट्रोल है तो रेजिडेंट, आउटसाइड इंडिया कंट्रोल है तो नॉन रेजिडेंट। अब अगर वो रेजिडेंट कहलाया जाता है, अब अगेन वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, तो फिर हमें उसके कर्ता का स्टेटस देखना पड़ेगा। कर्ताज स्टेटस डिपेंड्स ऑन कर्ताज स्टेटस। तो जैसे हमने अभी डेज काउंट करे थे, 182 डेज, 60 डेज, और उसके जो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की जो कंडीशंस थी कि पिछले 2 सालों में वो रेजिडेंट रहा है, या पिछले 10 सालों में वो उसने 730 डेज कुछ कंप्लीट करे हैं, तो वो सारी कंडीशंस हमने कर्ता की चेक करनी है। तो अगर वो फुलफिल करता है तो फिर वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट HUF बन जाती है, और अगर कर्ता ये कंडीशंस फुलफिल नहीं करता तो फिर वो HUF रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगी। तो रेजिडेंट है कि नहीं ये तो कंट्रोल के ऊपर डिपेंड करेगा, कर्ता के ऊपर नहीं। लेकिन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है कि नहीं वो कर्ता के स्टेटस के ऊपर डिपेंड करता है। फिर आपको कर्ता के नंबर ऑफ डेज चेक करने हैं। उसके बाद आपका आता है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म एंड AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो इनके केस में या तो रेजिडेंट होंगे या नॉन रेजिडेंट होंगे। इसका ऑर्डिनरी रेजिडेंट वाला केस नहीं है, इसमें या रेजिडेंट होएगा या नॉन रेजिडेंट होएगा फर्म AOP में। तो रेजिडेंट कब होएगा? अगर इसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स होली इन इंडिया या पार्टली इन इंडिया। इफ नॉट, फिर वो नॉन रेजिडेंट कहलाया जाएगा। तो ये बस रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट ही रहते हैं, इनके ऊपर ऑर्डिनरी रेजिडेंट वाला कुछ नहीं है। एंड लास्ट इज कंपनी, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी। कंपनी के केस में भी 2 ही कैटेगरीज है, या रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। तो रेजिडेंट के केस में 2 तरह की कंपनी होती है, या इंडियन कंपनी, दूसरी फॉरेन कंपनी। इंडियन कंपनी तो हमेशा रेजिडेंट ही रहेगी क्योंकि वो इंडिया में है ऑलवेज। जो फॉरेन कंपनी है वो हमें देखना पड़ेगा उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। इफ प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट मतलब जहाँ से वो कंट्रोल हो रही है, इसको हम पोएम बोलते हैं, POEM, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट
is in India. और उसकी जो ग्रॉस टर्नओवर है वो मोर देन 50 करोड़ है। तो की मैनेजमेंट प्लेस उसको बोल जाते हैं जहाँ पर मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस लिए जाते हैं फॉर द कंपनी। तो अगर वो इंडिया में है तो वो इंडियन कंपनी है, और अगर वो अदरवाइज वो नॉन रेजिडेंट, अदरवाइज वो फॉरेन कंपनी नॉन रेजिडेंट कहलाई जाएगी। अगर POM बाहर है फॉरेन कंट्री में तो फिर वो नॉन रेजिडेंट कहलाया जाएगा। इसके एग्जाम्पल एक्स लिमिटेड is an Indian company. It has 10 shareholders who are foreign citizens and non-resident in India. तो जो इसके शेयर होल्डर्स हैं, मेंबर्स हैं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो सारे इंडिया के हैं, चाहे वो बाहर के हैं। हमें तो इसका कंट्रोल देखना है। द बिजनेस ऑफ द कंपनी इज फुली कंट्रोल्ड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। Find out the residential status of X Limited। तो ये इंडियन कंपनी, जहाँ इंडियन कंपनी दिख गया फिर तो कंट्रोल भी नहीं देखना, तो वो क्या आएगा, रेजिडेंट। इंडियन कंपनी तो ऑलवेज रेजिडेंट है। Y Limited is a company incorporated in Mauritius. टर्नओवर है उसकी more than 50 करोड़। It has 10 shareholders who are Indian citizens and resident in India. The company has active business outside India and is controlled wholly from outside India by a team of प्रोफेशनल्स। तो हमें इसका रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है। तो ये मॉरिशियस में है, मतलब फॉरेन कंपनी है, टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है। इसके 10 शेयर होल्डर्स हैं जो इंडियन सिटीज़न है एंड रेजिडेंट इन इंडिया है। तो हमें शेयर होल्डर से कोई मतलब नहीं है। द कंपनी हैज़ एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया एंड इज़ कंट्रोल्ड होली फ्रॉम इंडिया। तो हमने तो कंट्रोल देखना है। तो ये क्या हो गई, फॉरेन कंपनी। तो कंट्रोल बाहर तो फॉरेन कंपनी, ठीक है। तो ये था आपका इसका पार्ट 1। इसके और थोड़े से क्वेश्चंस बीच बीच में है, वो आपको शेयर कर दूंगी फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। ओके मैम। चलो बाकी पार्ट B कल ख़त्म करेंगे, कल ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है मैम, बड़ा छोटा सा है। हाँ ये छोटा ही है, रेजिडेंशियल स्टेटस छोटा चैप्टर है, लेकिन इसमें से आता ही आता है 3-4 नंबर में।
ओके मैम। हम्म